सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे। तब्दीली सरकार खतरे से दो चार, हुकूमती इत्तेहादी भी नाराज, असम्बली ऐवान या जंग का मैदान, हमजा शहबाज को मिला रिलीफ, बिलावल हाउस के मुलाजिम भी अरबपति, खिदमते खल्क मनी लॉन्ड्रिंग की कहानी। खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है। 2-3 दिन से ये सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ अपोजिशन की मुश्तरका बैठक भी हुई, जिसमें मुश्तरका इत्तेहाद बनाने का फैसला किया गया, हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया गया। उसके बाद आज की अपडेट ये है कि आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ और तहरीक इंसाफ ने इस इजलास में बहुत अहम फैसले भी किए और हिकमत अमली आगे आने वाले वक्त की तैयार की गई। और इस सारी सूरत हाल में जब ये इजलास बुलाया गया तो अरकान असम्बली फट पड़े। उनका शिकवा था कि वज़रा के साथ उनके रवाबित जिस तरह होने चाहिए वैसे नहीं है, राब्तों का फुकदान है। और फवाद चौधरी साहब ने जो अपने दौरे सिंध के दौरान काफली के हवाले से बयान दिया था, उस पर हमने देखा कि इत्तेहादी जमातें भी कुछ नाला दिखाई दी। काफली की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आया, उन्होंने भी धमकी दी इत्तेहाद ख़त्म करने की। और अख्तर मैंगल साहब के हवाले से भी गिले शिकवे नज़र आए। उन्होंने कहा कि जो निकात थे उन पर बिल्कुल भी अमल नहीं किया जा रहा, तो इस तरह वो भी कुछ नाला दिखाई दिए। सबसे पहले इसी सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। असद खरल साहब, ये जो शिकवे शिकायतें आज की गई हैं, जो अरकान असम्बली ने आज शिकवा किया है कि वज़रा के साथ जिस तरीके से रब्ता होना चाहिए वैसे हमारा रब्ता नहीं है, राब्तों का फुकदान है, ये शिकवे दूर कर लिए जाएंगे या फिर आगे चलकर कुछ डिजास्टर सिचुएशन हमें नज़र आ सकती है? नताइज इसके बड़े गलत हो सकते हैं अगर इस तरीके से अरकान असम्बली और वज़रा में आपस में कनेक्शन या कम्युनिकेशन गैप हमें नज़र आएगा। यकीनन, लेकिन सैरिश अपग्रेडेशन ये हुई है कि पहले सिर्फ बात होती थी, जब हम बात करते थे तो दो शख्सियात होती थी। एक पंजाब के अंदर मुगल आज़म थे शहबाज शरीफ साहब, और जो नवाज शरीफ साहब थे उन तक एक्सेस नहीं थी, हमजा साहब तक इवन की एक्सेस नहीं थी। अब सूरत हाल ये हो गई है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला तो दूर की बात है, अब वज़रा तक की एक्सेस जो है वो भी ख़त्म कर दी गई है। और ये हम नहीं कह रहे, ये आज उनके अपने जो पार्लिमानी पार्टी के जो अरकान हैं PTI के, वो अपने इजलास के अंदर फट पड़े हैं और वज़ीर ख़जाना जो असद उमर साहब जो है उनको कायल करने में शायद कामयाब नहीं हो सके। और जिस तरीके से उन्होंने बताया, और ख़ास तौर पर फैसलाबाद डिवीज़न के और ख़ास तौर पर चीफ जो वेब है उसके जो आमद डोगर साहब हैं, अब वो भी कह रहे हैं कि फाकी वज़रा साहब जो है, जो वज़रा हैं, उनसे उनके जो राब्तों के हवाले से, जो फुकदान के हवाले से बात है। और असद उमर साहब ने कहा कि पार्टी की हवाले से हमने किसी को कहा नहीं। तो अगर यही सूरत हाल रही तो एक तरफ हम बात करते थे, पहले क्रिटिसाइज़ करते थे कि देखें जी वन मैन शो है, यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब हैं, ऊपर नवाज शरीफ साहब हैं, और लोगों को जनाब हकीर समझा जाता है, अरकान असम्बली छोड़ के वज़रा को नहीं मिलने दिया जाता। अब वही काम बल्कि उससे 2 कदम आगे बढ़ के PTI के वज़रा का अगर ये रवैया हो तो फिर आप कह रहे हैं कि हालात इससे बेहतर हो सकते हैं। मैं समझूँ अगर यही सूरत हाल रही तो फिर जो साउथ पंजाब के अंदर जो सीटें ज़्यादा मिली हैं, एक तो आपने जो वादा किया था कि साउथ पंजाब जो है जनूबी पंजाब महाज पे सारे लोग आए, वोट लेके आए, आपने वादा किया
अब आप बनाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब साउथ पंजाब के सूबे की बात होगी तो साउथ पंजाब के सूबे की बात होगी तो आपकी सेंट्रल पंजाब के अंदर हुकूमत खत्म हो जाएगी। और दूसरी उल्टा इस हालात के अंदर आप एक और उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। पंजाब के अंदर आपके जितने ठीक है, आपके पास हुकूमत है ज़रूर, मरकज़ में भी है, लेकिन अब फवाद चौधरी साहब का ये बयान देना, एक तरफ से जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब भाई भाई बन रहे हैं, वो आपस में घी शक्कर हो रहे हैं, वो आपस में मुश्तरका इत्तेहाद बना रहे हैं, ऊपर से खाम मुझे समझ नहीं आ रही कि ज़बान फिसल रही है, दानिस्ता कर रहे हैं, मासूमियत में कर रहे हैं। नो डाउट फवाद चौधरी साहब ने पनामा केस से लेकर अब तक बहुत अच्छा अपोजिशन को, नून लीग को, फिर ओमनी ग्रुप के अंदर पीपल्स पार्टी को बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है, पीटीआई का बड़ा दिफा किया है हर जगह पे, टॉक शोज में, मीडिया टॉक के अंदर वजीर बनने से पहले भी। लेकिन अब चूंकि उनके पास हुकूमत आ गई है, वो खाम एक जो कहते हैं ना हेड ऑन कर दिया। अब ये बयान देने की क्या जरूरत थी? खाम एक घर आराम से बैठे हुए हैं आपके इत्तेहादी PMLQ के लोग, आप उनको कह रहे हैं, यानी उनको भी मिला दिया है नून लीग और उसके साथ। देखिए ये कौन सी बात है? मोनी सलाई साहब ने खैर देखिए जबान को थोड़ा सा कंट्रोल करें, किस तरह की बातें करेंगे तो फिर इत्तेहाद खत्म हो सकता है। इसके साथ साथ जो आप बात कर रहे हैं कि जिस तरह का रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है, जिस तरह वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मीडिया टॉक करते हैं, जिस तरह का उनका लहजा या रवैया होता है, मोनी सलाई साहब ने यह भी मुतालबा किया इमरान खान साहब से कि डिसिप्लिन में अपने रहनुमाओं को रखें। मुझे ये बताएं बाबर डोगर साहब कि हम ये देखते हैं कि जब हुकूमत बनने जाती है, इत्तेहादी हुकूमत के साथ मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है शराइत होती हैं, कुछ कोई मिनिस्ट्री मांग ली जाती है या जो कुछ भी जिसकी बेस पे वो इत्तेहाद बनता है। लेकिन उसके बाद जब इस तरह से मिनिस्ट्री या तो मिलती नहीं या कुछ और मज़ीद मांगना हो या कोई भी दूसरी डिमांड हो, तो फिर कुछ नाला दिखाई देते हैं इत्तेहादी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो कुछ इस तरह की सूरत हाल होती है कि वो वक्ती तौर पर या फिर शायद ज़रा सा दिखा के मूड नखरा तो हुकूमत को मनाने की कोशिश की जाती है। अदरवाइज जिस तरह फवाद साहब कहते हैं कि पावर के साथ हर कोई जुड़ा रहना चाहता है, तो आपको ये गिले शिकवे इस हद तक दिखाई दे रहे हैं या फिर कुछ सीरियस नौयत है, क्या समझ आ रही है? देखिए सैरिस चीज़ें जिस तरह से हम सोच रहे थे उससे ज़्यादा सीरियस हैं। मैंने काफ़ी लोगों से बात की, काफ़ी चीज़ें जो थी कि ये जो अपोजिशन का अलायंस, वो लोग जो कल एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से हाथ मिलाना पसंद नहीं कर रहे थे, एक दूसरे को वोट डालना पसंद नहीं कर रहे थे, एकदम अलायंस में कैसे आ गए। तो वो उसके पीछे भी एक कहानी है। कुछ एक तो ये कि गवर्नमेंट ने अपने आप को जिस स्पीड से डिसक्रेडिट किया है और जितनी नाअहली दिखाई है, शायद मैंने इतनी पहले किसी और गवर्नमेंट में इतनी तेज़ी से नाअहली और डिसक्रेडिट होते हुए मैंने किसी और गवर्नमेंट को देखा नहीं है। ना तो इससे कुछ मुक़्तदर हल्के जो है वो इसकी परफॉर्मेंस से खुश हैं, ना कोर्ट्स इनसे खुश हैं। आप सोचें कि अब आज से 3 महीने पहले जितने भी पाकिस्तान के बड़े इदारे थे वो सारे इस गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए थे। आज कोई इसके साथ इससे खुश नहीं है। नैब जो है वो इनसे खुश नहीं है, जिस तरह से इनके मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, जो इन्होंने वादे किए थे वो अभी तक कोई पूरा वादा नहीं किया। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, साउथ पंजाब, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, यहाँ पर 1 अरब पौधे लगाने, या जितने भी वादे थे वो तो खैर दूर की बात है। ये सिंध की तरफ जा रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट को तोड़ने के लिए। आज भी फवाद इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं और अपने घर के हालात ये हैं कि इनकी अपोजिशन पार्टी जो है वो इनके साथ खुश नहीं है। जहाँ तक अलायंस की बात है, अपोजिशन के अलायंस की बात है, वहाँ पर इसमें भी, इसके पीछे भी ऑफ कोर्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी को करीब लेके आई हैं। आगे जो इन अलायंस का जो ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आगे जाना चाह रहे हैं। पहला टारगेट ये है कि जो मिनी बजट आएगा ये इसको बड़ा स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज करेंगे, और असम्बली के अंदर भी, असम्बली के बाहर भी। दूसरा बड़ा जो टारगेट है जो वो ये अचीव करना चाह रहे हैं, उसमें ये कंसेंसस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है सेनेट के अंदर। तो बाबर साहब बजट तो सेनेट में भी जाना है। मैं वही बात कर रहा हूँ, सेनेट के अंदर चेंज की भी बात हो रही है। उसमें नून लीग जो है उन्होंने फिर पार्टी को इशारा दे दिया है कि अगर रज़ा रब्बानी को चेयरमैन सेनेट के तौर पर वो लेके आते हैं और फजलुर रहमान को, उनकी पार्टी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है उसका वो देते हैं, तो नून लीग उस पर तैयार है। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताऊं जिस पे फवाद चौधरी ने जो स्टेटमेंट दी थी, PTI
नून लीग और पीपल्स पार्टी के काफ लीग के साथ जो राबते बढ़ रहे हैं उस पर पीटीआई जो है वो उसको रिजर्वेशन हैं और वो इस पे खौफजदा भी है। फवाद चौधरी ने जो बयान दिया था कि काफ लीग जो है उसके अंदर हम फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते हैं, उसके पीछे भी एक इशू था। जिस तरह से पंजाब में चौधरी परेज लाई ने पीटीआई को इत्मीनान में लिए बगैर हमजा शहबाज को पीएसी का चेयरमैन बनाया और उसके बाद जो सलमान जो है उनको उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, इससे पीटीआई खुश नहीं है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इन दोनों पार्टीज़ के चौधरी परेज के साथ काफ लीग के साथ राब्ते हैं। और मेरी आज नून लीग के कुछ हल्कों से बात हुई है, वो कहते हैं कि अगर चेयरमैन सेनेट दोनों पॉलिटिकल पार्टीज मिलके चेंज कर लेती हैं, सेनेट में चेंज आ जाती है जिस तरह से नून लीग चाह रही है, तो एक मिनट सर, एक मिनट, अगला टारगेट पंजाब होगा। आप इस बात का जवाब दें। जी जी। अच्छा, मैं सैरिश इसमें एक मिनट एक चीज मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने दें। सैरिश, अगला टारगेट पंजाब होगा। पीपल्स पार्टी क्यू लीग के साथ राब्ते में है, नून लीग काफ लीग चौधरी परेज को चीफ मिनिस्टर बनाने पे भी तैयार है और पीपल्स पार्टी को स्पीकरशिप पंजाब असेंबली देने पे भी तैयार है। ये चीज़ें बहुत कबल वक्त है, मैं दोबारा कह रहा हूँ बहुत कबल वक्त है, लेकिन इसका पहला मरला जो है वो जो मिनी बिल बजट आना है इसको नाकाम बनाना और सेनेट में चेयरमैन जो हैं उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लेके आना। अगर अपोजिशन पार्टीज अपोजिशन लाइन्स इसमें कामयाब हो जाता है, उसके बाद बड़ा जो अटैक होगा वो पंजाब पर होगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये डेवलपमेंट जो है ये चल रही है इस टाइम। अच्छा सैरिश, ये तो फिर वही आप बात कर रहे हैं कि जिस बिलावल ने कहा था कि साबिक सदर अगर इशारा कर दे तो हम एक हफ्ते में हुकूमत गिरा सकते हैं, विफाक में भी पंजाब में भी। तो आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रही। असद खरल साहब, बाबर साहब की अपनी खबर थी, कुछ दिनों पहले की बात है, कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर कहा है कि जरदारी पर मुकम्मल तौर पर एतमाद नहीं करना, इस पर एतबार नहीं करना, इसके पीछे नहीं लगना। अब ये इत्तेहाद भी हो रहा है और एक दूसरे को इशारे भी दिए जा रहे हैं और अब यहाँ तक कि अगला टारगेट पंजाब बन गया है। किस तरह हो रहा है वो तो आप खुद ही कह रहे थे कि उन्होंने मना किया। अच्छा, एक तो सैरिश सियासत में कोई भी बात हरफ आखिर नहीं होती, आपने कल भी हमने शॉर्ट सुना है और ये सर्कमस्टांसेस हालात वाक़यात के ऊपर कुछ भी यू टर्न लिए जा सकते हैं और माजी में और हाल में ये हमेशा होते रहते हैं। मामला ये है कि जो बाबर डोगर साहब ने मामला उठाया है कि हमजा शहबाज को पीएसआई का चेयरमैन और प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के ऊपर उन्होंने इत्मीनान में लिया स्पीकर साहब ने चौधरी परवेज साहब से। ये बुनियाद किसने डाली? क्या स्पीकर जो पीटीआई के हैं कौमी असम्बली के असद कैसर साहब, उन्होंने अपने इत्तेहादी काफ लीग को इत्मीनान में लिया था शहबाज शरीफ साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हुए? क्या उन्होंने इत्मीनान में लिया था ख्वाजा साद रफीक साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हुए? मामला ये है कि ये गिव एंड टेक होता है, इब्तिदा उधर से हुई। फिर उसके बाद आप बात करते हैं पीएससी का चेयरमैन जो है वो अकेले उन्होंने नहीं बना लिया, ये सारी पार्टी वहां पे मौजूद थी, किसी ने रिजाज नहीं किया। दूसरी बात ये, जब आपने वहां बना दिया ऊपर तो नीचे बनने में फिर क्या हर्ज है? दूसरी बात यह है कि जो सलमान रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर की बात है वो सारी पार्टियों ने वोट दिया उसमें, क्या वहां पे पीटीआई ने उसको अपोज किया है? क्या अकेला काफ लीग जो वोट है उसके वोटों से ये सारा जो नया इसमें अमेंडमेंट आ गई है? मामला ये है कि ये जो बात कर रहे हैं डोगर साहब, देखिए हाथ ना पहुंचे थू कौड़ी, और वो दो चीजें हैं। एक तो सिंध में जो हुकूमत बार बार हम कह रहे हैं कि ये बढ़ के लगा रहे हैं फवाद चौधरी साहब, बिल्कुल कोई ऐसी दूर दूर तक की बात नहीं है कि नहीं गिरा सकते। ग्राउंड रियलिटी में जो अभी एग्जिस्टिंग सूरत हाल उसमें नहीं गिरा सकते, वो नहीं गिरा दूसरी सकते। आ गई, लेकिन दूसरी सेनेट की आ गई है, जो भी बाबर साहब ने भी कहा है पंजाब अगला टारगेट है, ये लोग इस पोजीशन में है कि कोई ब्रेक थ्रू मिले, कितना इनके लिए आसान है। पहले सेनेट की बात कर लेते हैं। क्या सेनेट में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो अपना चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन और जिस तरह उन्होंने बताया कंपोज लाने में कामयाब हो जाएंगे? मैं नहीं समझता, जिस तरह बाबर साहब ने पहले भी कहा कि ये मामला जो स्क्रू टाइट हो रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से, जिस तरीके से ये मामला इस हद तक नहीं जाएगा, नंबर वन। दूसरी बात है ये मामला अगर उस हद तक जाता तो फिर बात ये कह रहे थे पंजाब में, देखिए अभी जो मामला हुआ है ना, ये पीएमएलक्यू की जानब से पहल नहीं की गई,
ये फवाद चौधरी साहब ने उनको घर बैठे मैंने उसका बैकग्राउंड दिया है। अच्छा, फवाद चौधरी ने ये जो स्टेटमेंट दी है, अच्छा सुन, ये एक रिएक्शन था जो चौधरी, अच्छा ठीक है, ये तो रिएक्शन था। और जब नून लीग के लोगों ने राब्ता किया कॉमी से कि आप चीफ मिनिस्टर भी ले लें, आप वजारतें भी ले रहे हैं, फवाद चौधरी साहब गए वहां पे, सारा मामला हुआ, यही फवाद चौधरी साहब, और उन्होंने बताया जो आज तक यहाँ पे सेनेट का इलेक्शन भी हुआ, इनको वोट ज्यादा मिले। दूसरी बात ये है कि जो मरकज के अंदर भी मामलात हैं, मुझे बता दें कि अभी तक किसी मामले में काफ लीग ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की हो। दूसरी, अब जो जिस तरह एमकेएम को भी मिला के आया, तो ऐसी कोई पिछले 6 महीने में एक वीडियो टेप सामने आई, दूसरा आज मोनिस का, आज तो पहल उधर से हुई है ना, आज देखिए मोनिस का तो जवाब भी, उसका जवाब आया है। मोनिस का जो ट्वीट था वो बड़ा सीरियस था कि इस गवर्नमेंट के मिनिस्टर जो है वो इस गवर्नमेंट को तोड़ने की तरफ जा रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी ने भी इंडोर्स किया, और पीपल्स पार्टी से नो डाउट कि इमरान खान साहब अपने रहनुमाओं को डिसिप्लिन में रखें। चलिए मुझे ये बताएं कि आज आपने देखा कौमी असेंबली का इजलास, जैसे बिलावल का नाम ईसीएल से निकालने पर ऑपोजिशन यकजुबान नजर आई, मैं उस पर आपका कमेंट जारी, फिर तहरीरी फैसले से मशरूत किया गया था कि जैसे ऑर्डर्स हमारे हाथ में आएंगे ईसीएल से नाम निकाल दिए जाएंगे। तो अभी कहा गया फैसले में कि बिलावल और मुराद अली शाह साहब का नाम फिलहाल ईसीएल से निकाल दिए जाएं, तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। तो मुझे ये बताएं, शाह साहब ने शाजिया मरी साहिबा के सवाल का जवाब दिया, उन्होंने कहा कि देखें, उन्होंने बाकायदा नहीं कहा था कि इनका नाम ईसीएल से निकाला जाए, उन्होंने ये भी माना कि ईसीएल में नाम डालने में हुकूमत की तरफ जल्दबाजी की गई। इस पर आपका कमेंट चाह रही हूं मैं असद खरल साहब। अच्छा, बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बात की, हम भी ये कह रहे थे कि 172 लोगों का नाम, गैर जरूरी कुछ लोगों का नाम डाला गया, ये हर जगह पे ये बात, तो इसको एडमिट किया गया है हुकूमत की जानब से, अपोजिशन की जानब से, और हमने भी बात की। दूसरी बात जो अब शाह साहब कह रहे हैं, अब फैसला आ चुका है, फैसले के अंदर अब तहरीरी तौर पर जो एक जवाब था, जो एक रखना था, वो तो अब हल हो गया। अब लिहाजा ये लेटर एंड स्पिरिट तो इम्प्लीमेंट होना ही होना है, लेकिन इसके अंदर बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि आप बिलावल और मुराद अली शाह साहब का एक दफ़ा नाम निकाल लें, और जो नैब को कहा गया है कि आपने 2 माह के अंदर प्रूव करना है नए सिरे से, और जो अगर इसके अंदर जो पोटेंशियल या एविडेंस आ जाएं तो उसके बाद फर्दर आपने प्रोसीडिंग करनी है। लेकिन उसमें ये बार नहीं किया गया, जिस तरह पहले भी हमने वर्बल भी कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी को या मुराद अली शाह साहब को बुलाया नहीं जा सकता, उनको इंटेरोगेशन नहीं किया जा सकता, या दोबारा उनका नाम ईसीएल में नहीं डाला जा सकता। और अब चूंकि फैसला आ गया है और ये जेन्युइन बात है, अब निकालना पड़ेगा उसको। खैर साहब, जुल्फी बुखारी का जब इशू था, जब उनका नाम ईसीएल पे निकालने की बात हुई थी, तो मेरा ख्याल है कि सीजे के सिर्फ ऑर्डर का इंतजार नहीं किया गया था और उनका फौरन नाम निकाल दिया गया था। दूसरी बात मैं एक और आपको क्लियर कर दूं, मैंने ये चीज़ कही थी कि पीपल्स पार्टी सेनेट का चेयरमैन चेंज करना चाह रही है, नू लीग नहीं। लेकिन जब मुज़ाकरात हुए हैं और पीपल्स पार्टी उनसे चाह रही कि वो उनको सपोर्ट करे, तो नू लीग ने वही कंडीशन रखी है जो उन्होंने पहले रखी थी कि नू लीग ने उस वक्त भी इनसे कहा था कि अगर वो रज़ा रब्बानी को चेयरमैन सेनेट बनाते हैं और फजलुर रहमान को डिप्टी चेयरमैन सेनेटशिप देते हैं तो वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी। मेरी आज नू लीग के बेतहाशा लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा जी कि हम आज भी उसी स्टांस पे कायम है। अगर पीपल्स पार्टी आज रज़ा रब्बानी के नाम पर मान जाती है और डिप्टी चेयरमैन फजलुर रहमान की पार्टी से ले लिया जाता है तो हम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे। खैर साहब, ये वही बात है जब उस वक्त भी नून लीग ने इसी चीज को प्रपोज किया था। मुझे ये बताया, आसिफ जरदारी साहब रज़ा रब्बानी साहब के लिए पहले भी तंग थे, अब वो फेक अकाउंट्स का मामला अपनी जगह वो किसी न किसी तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। तो नू लीग ने वही प्रपोजल सामने रखी है कि रज़ा रब्बानी जो है इनको आप चेयरमैन ले, उनको पता है जरदारी साहब उस पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जरदारी साहब तो पहले भी कहते थे कि हमने बड़े दुखी दिल से उनको तस्लीम किया है। रज़ा रब्बानी साहब जो आपको पता है, जरदारी साहब आपने अब बॉल जो है ना, अब वो बॉल जो है ना वो पीपल्स पार्टी के कोर्ट में, अगर पीपल्स पार्टी पे मान जाती तो नू लीग की तरफ से कहा गया कुछ करीब लगते हैं मियां साहब के। जी जी सही। अच्छा बाबर साहब, खैर मुझे तो इस बात पे हंसी आ रही कि मौलाना साहब कहीं ना कहीं अपनी जगह निकालने में, बात बनाने में, शुरू करने में कामयाब हो ही जाते हैं। इस हुकूमत में मिसिंग नजर आ रहे हैं वो। लेकिन अभी आप जो डिप्टी चेयरमैन की बात कर रहे हैं सेनेट के, ये तो फिर इसका मतलब वो कोशिश है फिर से हुकूमत में आने के लिए। खैर यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
अब पता चला। अब पता चला। जी वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक से पहले मैं बाबर साहब चाहूँगी कुछ दिलचस्प तबसरा अगर आप भी करना चाहें। मौलाना साहब, हुकूमत का हिस्सा तो खैर कभी भी नहीं हो सकते, इक़्तिदार में आने के लिए गोटियाँ वो फिट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है अब भी वो कोशा है, इस पर आप क्या कहेंगे? सैरिश, जो अभी PMLN और पाकिस्तान पीपल पार्टी का रोमांस चल रहा है और अभी जो इनका एक अलायंस बना है उसमें मौलाना फजलुर रहमान का एक अहम रोल है और उन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया। और आपको पता है कि जब भी वो कोई रोल प्ले करते हैं पीछे की जो मुलाकातें करवाने की कोशिश कर रहे थे, ये फिर इसी वजह से कर रहे थे। और वो बड़ी भारी और वो कीमत जो है वो यही है कि अगर सेनेट में चेयरमैन सेनेट की सीट वहाँ पर खाली होती है या उस पर नो कॉन्फिडेंस लेके आया जाता है तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान जो है वो ये चाह रहे हैं कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो उनका हो और इस सिलसिले में वो रोल प्ले कर रहे हैं। नून लीग की अपनी स्टेटेड पोजीशन है, आज भी वो उसी पोजीशन पे खड़ी हुई है कि अगर सेनेट का चेयरमैन चेंज करना है तो वो ये चाह रहे हैं कि नून लीग इसमें अपना नाम नहीं देगी और नून लीग रज़ा रब्बानी को सपोर्ट करेगी। ये नून लीग ने पे पार्टी को कन्वे कर दिया है, इस पे मुशावरत हो रही है और अगर पे पार्टी रज़ा रब्बानी के नाम पर एग्री कर जाती है तो मौलाना की डिप्टी चेयरमैन की सीट पक्की है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। लेकिन अब देखिए कि पे पार्टी कोई शक नहीं है। जी सही है। अच्छा मुझे बताएं असद खरल साहब, आज फिर बिलाखिर हमजा शहबाज को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त मिल गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने आज जनाब ये सारा मामला देखा है और बताया जा रहा है कि अब हमजा शहबाज ने तिबी वजूहात बताई हैं जिसकी बिना पर वो 10 रोज़ के लिए पाकिस्तान से बाहर जाएंगे। वफाकी हुकूमत से 15 रोज़ में जवाब तलब कर लिया जस्टिस फ़ारूक एजाज ने। तो फिर आपका क्या ख्याल है असद साहब, ये वापस आ जाएंगे 10 रोज़ के लिए जाएंगे तो? देखिए शायद ये तो उनको भी नहीं अभी पता होगा कि वो जब जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा। मामला ये है कि आपने देखा कि अली इमरान दामाद हैं शहबाज शरीफ साहब के, जो खादमे आला पंजाब थे, वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके बारे में केस था, ज़बान ज़द आम था, नैब में इंक्वायरी चल रही थी, अरबों करोड़ों की ट्रांजैक्शन थी, सब कुछ केस इन एडवांस स्टेज पे था, वो बैरून मुल्क चले गए। सलमान शहबाज साहब एक दफ़ा पेश हुए, दोबारा बुलाया गया, पता था उन्होंने चले जाना है, वो बाहर चले गए। हमजा शहबाज साहब का चूँकि अब हाई कोर्ट ने कह दिया है तो वो भी चले जाएंगे, वो मौजू हालात देखेंगे। शहबाज तबीयत की आपने नहीं, बात अब जिस तरह सलमान शहबाज वापस नहीं आए, और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि उनके कारोबार का बेशतर हिस्सा सलमान शहबाज संभालते हैं, उनको आके अपने वालिद के हक में कुछ पेश करना चाहिए था, कुछ जवाब देना चाहिए था, वो तो आई नहीं पलट कर। अब हमजा शहबाज के हवाले से भी इंक्वायरीज चल रही हैं, उनको जाने की इजाजत मिल गई है। एक जादू नगरी देखी है कि हाँ, हुसैन साहब गायब हो गए, हसन गायब हो गए, उन्होंने अपने वालिद के बारे में डिफेंस पेश करना था। समदी साहब, इसाक डार साहब, वो जहाज़ में PM के बैठ के गायब हो गए। फिर उसके बाद आपने देखा सलमान साहब गायब हो गए, अली इमरान साहब गायब हो गए। अब हमजा शहबाज साहब पहले भी उन्होंने गायब होने की कोशिश की थी, अब दोबारा उनको अब कोर्ट की जानब से जारी बात है अगर अहकामात आते हैं तो उसके बाद तो इन लेटेंट स्पिरिट हुकूमत को अमल दरामद करना यकीनन पड़ेगा, वो भी चले जाते हैं। मुझे ये बताएं कि इस सूरत हाल में, और शहबाज साहब की तबीयत की भी अगर बात करें तो वो भी आपको पता, जिस तरह तबीयत इनकी ख़राब होती है, अच्छे खासे अशाश बिशाश होते हैं। अब ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है और जिस तरीके से ये बाहर जा रहे हैं, आज़ादाना इनकी नकलो हरकत है, बाहर बैठे हुए हैं, वहाँ से व्हाट्सएप फ़ोन, दूसरी कॉलें चल रही हैं, चीज़ें ज़ाया हो रही हैं, रिकॉर्ड डिजिटल गायब किया जा रहा है, बंदों को धमकाया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, दबाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, जो कि नैब भी ये बात कर चुका है। अब इस सूरत हाल के अंदर आप ये कहें कि शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी आपने शुरू की हैं, जो तहकीकात शुरू की हैं, इस इन्वायरमेंट के अंदर वो मुकम्मल हो जाएंगी, 2 जो 2 4 हो जाएंगे, वो तो यही कहेंगे कि मैंने कहा था ना कि शहबाज सलमान देखते हैं, तो सलमान जब आएंगे तो आप उनसे पूछ लेंगे। यही नवाज शरीफ साहब कहते थे कि वो बच्चों को पता है, बच्चे जब आएंगे आप उनसे पूछ लेंगे। इसाक डार साहब जो है उनके बच्चे भी पहले ही गायब थे, डार साहब गायब हो गए। इस तरीके से आपने देखा कि मरियम साहिबा और कैप्टन सफदर साहब जो है अब वो भी कोशिश करेंगे कि नाम उनका भी ECL से निकाला जाए। अगर हमजा शहबाज का निकल सकता है तो वो भी तो अभी उनके खिलाफ कोई जेल के अंदर तो नहीं बैठे हुए ना, बाहर ही है ना, जमानत इस तरह है। अब मामला ये है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सारे मामला हो रहे हैं, इससे पहले क्या नैब अगर पकड़ना चाहता
तो सलमान शहबाज को नहीं पकड़ सकता था, वो अली इमरान को नहीं पकड़ सकता था, वो इसाक डार साहब को नहीं पकड़ सकता था, शमजा शहबाज को नहीं पकड़ सकता था। लग यूं रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता अब दूसरी जानब फवाद चौधरी साहब के ऊपर नैब जो है वो बरस पड़े हैं, चेयरमैन नैब। उन्होंने कहा नहीं तो फिर ये हो क्या रहा है बाबर साहब? बाबर साहब, एक बंदे को जब जहाज से ऑफलोड किया जाता है, उसको बताया जाता है उसका नाम ब्लैक लिस्ट में है, दैट मींस कोई बड़ा संगीन मामला या संगीन इंक्वायरी चल रही है, हसास नौयत के मामलात हैं। अब क्या ये सूरत हाल है जो असद साहब कह रहे हैं कि जब पकड़ना था तब पकड़ा नहीं जाता और अब इनको भी इजाजत मिल गई है जाने की? सैरिश, मैं तो पिछले 3 महीने से एक ही बात कर रहा हूँ कि डील हो रही है। डील आप 1.5 महीने पहले देख लें, जो सिचुएशन थी वो आपके डील हो चुकी है, फिर इसका मतलब तो हुआ ना। मुझे एक बात बताएं, 1.5 महीने पहले ख्वाजा साद जो थे आज पकड़े गए, कल पकड़े गए, सलमान जो है उनके भाई जो है वो आज पकड़े गए, शहबाज शरीफ जो थे उनको पकड़ लिया, सलमान शहबाज जो है उनको पकड़ा जा रहा है, हमजा शहबाज जेल में होंगे, मरियम नवाज जेल में होंगी, आज सारे ही बाहर। डॉक्टर साहब जिनको पकड़ा है, फवाद से आपने 1 रुपया रिकवर किया है, आपने आज चीमा से 1 रुपया रिकवर किया है। मैंने तो नहीं करना था, वो तो नैब ने करना है। नैब की मैं बात कर रहा हूँ, इदारों की बात कर रहा हूँ। तो मसला ये है कि जो पकड़े हैं वो भी आराम से घूम रहे हैं, कोई मिनिस्टर इनक्लेव में घूम रहा है, कोई पार्क जो वहाँ पे अपोजिशन लीडर जो है वहाँ पे एंजॉय कर रहा है, पार्लियामेंट लॉजेस में घूम रहा है। सर तो और डील और क्या होती है कि आज से 2 महीने पहले सारी कौम को ऐसे लग रहा था कि जैसे ये सारे जेल में हैं और सारे पैसे जो वापस आ जाएंगे, इसाक डार साहब जो है वो भी वापस आ जाएंगे और अरबों रुपया और अरबों डॉलर पाकिस्तान को वापस मिल रहे हैं और एकदम सारी सिचुएशन ही चेंज हो गई है। सारा जो प्रेशर था वो सारा प्रेशर ख़त्म हो गया है। शहबाज शरीफ जो है वो वहाँ पर बैठ के अलायंस बनाते फिर रहे हैं और वो वहाँ पे मैनूवरिंग कर रहे हैं और हमजा शहबाज जो है वो यहाँ पंजाब असेंबली में ओपनली फिर रहे हैं। अब वो जो ही कोर्ट के कल रिटर्न ऑर्डर आ जाएंगे वो बाहर भी चले जाएंगे। सलमान रफीक साहब प्रोटेक्शन ऑर्डर पे आ गए हैं, सलमान रफीक जो है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर पे आ गए हैं। तो ये सारा एकदम सारी चीजें रिवर्स क्यों हो गई हैं? ये जो एकदम प्रेशर मेंटेन हो रहा था वो सारा तो आज आके बड़ी वो कहाँ पर चिन्होट का इशू है? उन्होंने तो आज आके बड़ी स्टोरी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं सेल में और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी तो ख्वाजा साद रफीक से मुलाकात सिर्फ नमाज पढ़ने के दौरान होती थी, वजू करते वक्त, मुंह हाथ धोते वक्त, उसके अलावा हमारी मुलाकात हो नहीं सकती थी। हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, बंदा बात भी नहीं कर सकता। वो तो इस तरह के हालात बता रहे थे। ये ख्वाजा साद, एक मिनट, ख्वाजा साद रफीक साहब की बात करने गए थे वो। नहीं, ये ख्वाजा साद रफीक साहब का बयान ख्वाजा सलमान रफीक ने बताया है। अच्छा, ख्वाजा सलमान रफीक, मैंने ख्वाजा सलमान रफीक का बताया। अच्छा, सलमान रफीक साहब और साद रफीक साहब कोई इस तरह के से हुकूमत खाने में बंद नहीं थे। ये अपनी मर्जी से वहाँ पे आज़ादाना रहते थे, अपने घर का खाना खाते थे। जो इनके सेल हैं वो बिल्कुल साथ साथ थे। ये जब इनको निकाला जाता था, ये जब दिल चाहे इनका मिल सकते थे और ये वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से, मैं इसका विटनेस हूँ, बड़े अच्छे तरीके से इनको आम मुल्ज़िमों की तरह रखा गया था, इनको VVIP लोगों की तरह रखा गया था और ये जब चाहते थे मिल सकते थे और बात भी कर सकते थे। अभी जो उनके पास खुला टाइम है, अभी माशाल्लाह दोनों बाहर हैं, वो भी प्रोटेक्शन ऑर्डर पे बाहर हैं, वो भी बाहर हैं। अब इनको क्या मसला है? जब मर्जी मिले। शहबाज शरीफ साहब मैंने बताया कि धूप पे छतरी डाल के वहाँ पे ऊपर छत के बिठाते रहे सेलों पे और वो नहर वाले अफसर कहते हैं, वो डॉक्टर साहब बता चुके हैं कि वो छतरी से मोटरवे की तरफ बड़ा इनमाग से देखते रहते थे। अब पता नहीं वहाँ से क्या उन्होंने कोई चीज़ निकाल रहे थे, ये किकबैक कमीशन का ये नई कुछ स्कीमें सोच रहे थे कि कौन कौन सी जगह मजीद रह गई है। मामला ये है कि सैरिश, फिर हम कह रहे हैं, हमारा पाकिस्तानी कौम का, सुप्रीम कोर्ट का, नैब का एक ही मुतालबा था कि जिन्होंने अरबों रुपया मुल्क का लूटा हुआ है उनसे अरबों रुपया वापस आएगा। PTI का एक ही नारा था कि अरबों रुपया हम वापस लाएंगे। 5 महीने हो गए, 5 रुपए नहीं आप ला सके। आप 5 रुपए नहीं ला सके। 200-250 अरब का ये फेक अकाउंट्स का निकल आया। अरबों रुपए के मामला शहबाज शरीफ साहब के आ गए, आर चीमा के आ गए, फवाद के आ गए, ख्वाजा साद रफीक के आ गए, पैरागॉन के आ गए, आशियाना के आ गए, नवाज शरीफ साहब के आ गए, शहबाज शरीफ साहब के आ गए। 5 रुपए आपने नहीं निकाला। हमारी स्टोरी 5 रुपए मैं कह रही हूँ, जो हमारी स्टोरी थी उस पर असद साहब को तो पता नहीं कि हमजा शहबाज जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या होगा। दरखास्त उन्होंने दी है, तिब्बी वजूहात बताई हैं, तो उसका मतलब जाना तो उन्होंने है। तो मुझे ये बताएं, आपको आपके पास अंदर की खबर क्या है? जाएंगे नहीं जाएंगे? अगर चले जाते तो क्या वापस भी आएंगे? सैरिश में मैं आपको एक बात बता दूँ, टिकट उन्होंने खरीद ली हुई है। सिर्फ वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के रिटर्न ऑर्डर जो हैं वो गवर्नमेंट को जो ही मसूल होते हैं
तो उसकी कंप्लाइंस तो गवर्नमेंट ने करनी है। जिस तरह से बिलावल के इशू पे गवर्नमेंट जो थी उन्होंने कहा था कि जब तक नहीं आएंगे उस वक्त तक ECL से हम नाम नहीं निकालेंगे, तो यही पोजीशन जो है वो हाईकोर्ट के रिटर्न ऑर्डर की है। मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक हाईकोर्ट के रिटर्न ऑर्डर नहीं आए। हमजा शहबाज जो है उन्होंने अपनी टिकट ले ली हुई है। द मोमेंट जिस लम्हे उनका नाम टिकट वो खरीद चुके हैं, जैसे ही हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा आएगा वो टिकट अपनी उसके लिहाज से करवाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। खैर एक ब्रेक लेते हैं और नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बाबर साहब ने खबर दे दी, असद साहब अलबत्ता कुछ नहीं जानते इस हवाले से वगैरह, उन्हें नहीं पता वो कब जाएंगे नहीं जाएंगे। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अब पता चला। अब पता चला। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात करते हैं बिलावल हाउस के हवाले से, जहां के मुलाजिम भी अरबोंपति निकल रहे हैं और ये करिश्मा है उन्हीं जाली बैंक अकाउंट्स का जहां से बेइंतहा पैसा कभी बताया जा रहा है किसी फालूदे वाले का अकाउंट निकल आता है, कभी रिक्शे वाले का अकाउंट निकल आता है। अभी ये बताया जा रहा है कि जाली अकाउंट से करिश्मे हैं। अंधेर नगरी की नई कहानी सामने आई है। बिलावल हाउस के मुलाजिम भी अरबपति निकले हैं, उनके अकाउंट से भी अच्छा खासा पैसा जिसकी खोज लगा ली गई है। मनी लॉन्ड्रिंग GIT ने लैंड यूटिलाइजेशन को ख़त लिख दिया है और नौकर भी बिलावल हाउस के अरबपति निकले हैं। तो ये कहानी तो कुछ असद खरल साहब ये मुझे जाती उम्र जैसी लग रही है। वहाँ के मुलाजिम भी बताया जा रहा था क्योंकि उनके पास भी अच्छे खासे पैसे और उनके नाम जो अकाउंट्स हैं उनमें अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस रही हैं। रिसेंटली आपने देखा था कि शहबाज शरीफ साहब के मुलाजिम के नाम भी अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन थी और एड्रेस भी शहबाज शरीफ साहब का और नंबर भी शहबाज शरीफ साहब का दिया गया था। फिर उसके बाद अरबपति दादा की पोती भी हमने देखी, मरियम साहिबा जो अरबपति दादा की पोती थी। अभी पता नहीं डिसऑन करती हैं या ऑन करती हैं, मुझे नहीं, अब कंफ्यूज ना हो जाए क्योंकि केस मामला चल रहा है। क्योंकि कभी वो बन जाते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं, कभी वो अरबपति दादा की 60s के अंदर भी वो पोती थी। तो शहबाज शरीफ कह रहे थे, ये हमजा कह रहे थे मेरा दादा गरीब है, मैं गरीब दादा का मजदूर जो है वो मजदूरी करते थे। मरियम साहब कहती थी साहबा कि मेरे दादा जो अरबपति थे 60s और 70s में भी। तो मामला ये है। और उधर जहांगीर तरीन साहब जो है उनके भी खान साहबों के ऊपर अरबों पति, वो भी उनके जो डायरेक्टर। तो मामला ये है कि वो PTI हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो PMLN हो, ये लोग जो है इनके मुलाजमों के नाम पे भी अरबों रुपए आ जाते हैं, उनके अकाउंट्स के अंदर भी अरबों रुपए आ जाते हैं। आम बंदा जो है, आम जो पाकिस्तानी हैं उनके अकाउंट्स में तो तनख्वाह बड़ी मुश्किल से आती है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। वो चैनल की भी आज को आपको पता सूरत हाल जो है माशाल्लाह, अखबारात की देख लें आप, सरकारी शोबों की देख लें, बहुत सारे सरकारी वफाकी महकमों में हम देख रहे हैं वहाँ पे तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। बहुत सारे महकमों की ये सूरत हाल है जो क्राइसिस क्रिएट हुआ है। फैक्ट्रीज़ के अंदर जो सूरत हाल है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो सूरत हाल है, जो इकॉनमी की सूरत हाल है। तो मामला ये है कि ये कैसा इनके पास कोई ऐसा गिदड़ सिंगी है, जादू की छड़ी है कि ये कारोबार कोई नहीं करते। आप पूछेंगे शहबाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब से, तो वो तो कसम उठाएंगे कि हमने जब से सियासत में आए हमें तो बिल्कुल कारोबार नहीं किया। मैं एक छोटी सी बात बता दूं आपको, धेले की करप्शन क्योंकि धेला है ही नहीं, सिक्का राजुल वक्त है नहीं। एक कहता है दमड़ी की नहीं की, भाई बड़ा समझदार है, वो कहता है मैंने दमड़ी की नहीं की, वो कहता है धेले की नहीं की। ना धेला ना दमड़ी, ये दोनों सिक्का राजुल वक्त ही नहीं है, तो बड़े समझदार हैं। मुझे एक बुजुर्ग हैं जो मियाँ शरीफ साहब के साथ और बहुत सारे लोगों ने भी ये चीज़ की गवाही देते हैं कि मियाँ शरीफ साहब ने बेटों को एक सबक पढ़ाया था जो बड़ा उन्होंने पल्ले बांध लिया, और सब के लिए ये सबक जो है ना, ये असल कुंजी है आगे जाने की। उनका बेटा बिल नहीं देना, फैक्ट्रियों का बिल नहीं देना, लाइन मैन से दोस्ती रखनी है, बिल नहीं देना। ये इतने समझदार निकले कि इन्होंने उनको माल पानी लगाया, खजाने के अंदर बिल नहीं दिए, और जिस तरीके से फिर इन्होंने राइज किया और जिस तरीके से फिर ये आमर के कंधों पे बैठ के और उनकी गोद में बैठ के जिस तरह तना और दरख्त बने और फिर इनको गालियां निकाली, और फिर आजकल राम राम हुए हैं। कब तक होते हैं? क्योंकि ये जो मगरमच्छ के आंसू होते हैं ना, जो आंखें बंद कर लेता है और पता उस वक्त चलता है बंदे को दबोच लेता है। मामला ये है कि ये इस वक्त कभी मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, कभी ये खामोश होकर बैठ रहे हैं, ये मुख्तलिफ टेक्निक से लड़ाते हैं, कभी ये एग्रेसिव पॉलिसी अपनाते हैं, कभी ये डिफेंसिव पे आ जाते हैं। ये नर्व्स का इम्तिहान है।
लोगों के कान पक गए हैं ये अरबों खरबों की स्टोरी सुनते। वो तो मैंने कहा 5 कान पक गए, हर आदमी इंतजार कर रहा है कि ये कब पैसे कौमी खजाने में वापस मुझे आएंगे, बाबा डोगर साहब को इख्तियार दे रहे हैं, थानेदार खान साहब कह रहे हैं कि एनआरओ नहीं अरबों रुपए आ करना, जाएंगे। चेयरमैन नैब कह रहा है कि मैं एनआरओ का हिस्सा नहीं बनूंगा, शहबाज शरीफ कह रहे हैं हम एनआरओ कर नहीं रहे। तो पैसे जो है लोगों को रिलीफ मिलता जा रहा है, जरदारी साहब को रिलीफ मिलता जा रहा है, उसके बाद बिलावल साहब को रिलीफ मिल रहा है, सारे सरकारी टैक्स पेयर के पैसे, बाकी जो है वो सारे अच्छा वैसे बाबा साहब एक बात है, सरकार पैसे कब देखिए अदालती जो फैसले होते हैं उसमें पैसे अदालती फैसले कानून के मुताबिक होते हैं, करोड़ों रुपए लग गए हैं जो टोटल जमा किया जाए। लेकिन मैं जो बात करी मैं ये कह रही हूँ कि अदालती फैसले कानून के मुताबिक होते हैं। अगर आपने जुर्म किया है तो यकीनन आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं आम आदमी की सोच आपको बाबर साहब बताऊं ना, तो वो आपके वाली बात ही आम आदमी करता है कि भाई हमने इन्हें जेलों में डाल के इनसे क्या ले लेना है, हमने इनका अचार डालना है, हमें तो वो पैसा चाहिए जो हमने लूटा है वो वापस कौमी खजानों में आए ताकि सूरत हाल बेहतर हो। तो ये पैसे कब हर आदमी कब है वो कागजों में जेलों में पैसे कब आए? अब मुझे एक बात बताएं, बिलावल साहब का ये भी जाली अकाउंट सामने आ गया। अब आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया कि हर 15 दिन के बाद नैब जो है सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगी और 2 महीने में उनके इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगी। अब जो चेयरमैन नैब है असल में अब उनका इम्तिहान स्टार्ट हो जाएगा कि पता चल जाएगा कि वो कितने के रेफरल बनाते हैं और किस तरह से इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसमें अब डॉक्टर साहब खीर तो उनको मिली है, अब उसको भी अगर इंडोर्स नहीं करते, उसको भी अब कोलैबोरेट नहीं करते, उसको भी आगे फर्दर उसको खरल साहब ये जो पीछे थ्योरी है ना कि चेयरमैन नैब को लगवाने वाले आसिफ अली जरदारी हैं और उनके गारंटर जो हैं वो बैरिया वाले हैं, तो अब असल इम्तिहान अब चेयरमैन नैब का स्टार्ट हो गया कि ये वो कमरुज़मान चौधरी बात बता दूं, जस्टिस जावेद इकबाल साहब को जो मैं जानता हूं, मैं पर्सनली जो जानता हूं उनको, जो मेरे उनके बारे में ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकती है, आपकी अपनी राय है, वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। वो बेशक अब जो मर्जी का गारंटर ने लगवाया है, जो खुशफहमी में लगवा दिया, जरदारी साहब ने नाम दे दिया, नवाज शरीफ साहब ने मान लिया, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, अगर आप उनसे ये तवक्को करेंगे कि वो किसी के साथ मिली भगत करेंगे, किसी को अनडू फेवर देंगे, लेकिन एक मैं बात करूं, अगर आप किसी की ख्वाहिशात की बात करते हैं ना, जो फार चौधरी साहब को जवाब दे दिया उसके लिए तो वो नहीं करेंगे, लेकिन जो बंदे के खिलाफ एविडेंस होगी ना, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर वो नहीं पकड़ेंगे ना तो जस्टिस जावेद इकबाल साहब इस वजह से रिजाइन कर देंगे। खैर साहब अभी तक रिजाइन अगर वैसी अभी तक रिजाइन नहीं किया, नहीं अभी तक तो काम गलत कौन सा, अंग्रेजी का एक मुहावरा है, काम कौन सा किया, अंग्रेजी का एक मुहावरा है, एक्शन अच्छा चले देखते हैं ना, अभी तो ये 60 दिन के बाद जब 60 दिन हो जाए फिर आप मुझे सवाल करेंगे, खरल साहब देखें जी उन्होंने डील कर लिया है, उन्होंने उनको सरकार किसी बंदे को सजा ही नहीं दिलवा सके, उन्होंने खुद कहा कि हाई कोर्ट में एक स्टोरी और है पेश कर सके, उस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पेश नहीं कर सके, लोगों की बेलें हो रही है। वो असद साहब आपको याद है, जी आपको याद है पिछले दिनों की बात है जब ये जो खिदमत खल्क फाउंडेशन केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, इसमें बहुत तहम इंकशाफात हुए थे, 29 जायदादें इनकी जब्त कर ली थी FIA ने और नाम भी कुछ सामने आए थे। अभी जो ताज़ा हमारे पास खबर आ रही है वो जनाब ये खबर आ रही है कि तहकीकात के दौरान ही KKF की पंजाब में 6 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद है, 2 अराजियाँ जो कि इन्होंने तहकीकात के दौरान ही बेच दी हैं लाहौर और मुल्तान में। तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया। अब रिपोर्ट तलब की गई है कि बेचने वाला खरीदने वाला कौन है, रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाए। तो यानी कि ये भी इसका मतलब है भागम दौड़ी यहाँ भी मची हुई है। देखिए जो चीज़ वो कहते हैं ना, जो हाथ में है, जो हाथ में लगे, जो आपको दाएं बाएं हो, जो पता लगे भी आंख बचा के आप निकाल लो। अब इसहाक डार साहब पूरी दुनिया को पता है, बच्चे को पता है कि उनकी गाड़ियाँ फ्रीज हैं, हमें तो सुन के थक गए हैं। नैब की खबरें आती थी फ्रीज हो गई हैं, कॉशन लग गया, प्रॉपर्टी को एकदम से गाड़ियाँ गायब होगी। मुझे तो ये खर्चा है ये कहीं गाड़ी ना गायब हो जाए, ये मुझे खर्चा है कि पता लगे कि इसहाक डार साहब का घर हो गया। नहीं कौन सा घर, किधर घर, किसने कहा है आपको? ये तो मेरा घर ही नहीं है। जिस तरह वो टोपी पहन के वहां फिर रहे थे, नहीं हो सकता है पाकिस्तान में सच भी हो सकता है। देखिए एक बंदा आ जाएगा, वो यूनुस हबीब ने कहा था, सुन ले, यूनुस हबीब ने यह कहा था वो नवाज शरीफ होटल वाला था। सुप्रीम कोर्ट में वो नवाज शरीफ का नाम क्या है, उनका वो नवाज शरीफ जरूर था, लेकिन वो तो होटल इधर बनाया था, मैंने उसको पैसे दिए थे। अगली बार सुन ले, यहाँ पे एक बंदा आ जाएगा,
मैं इसमें वैध नहीं है। यूनुस हबीब का बयान रिकॉर्ड पे FIA में, सुप्रीम कोर्ट में क्या नवाज शरीफ ने 35 लाख लिया है। FIA की बाबर साहब को भी थोड़ा सा कुछ आप इसहाक डार साहब एक बंदा मान के आ जाएगा जी, इसहाक डार वो नहीं है, वो मैं इसहाक डार हूँ, ये तो मेरे जायदाद है, कोई वैध नहीं है। उस्मान गुजार के होते हुए कुछ भी हो सकता है जी बाबर साहब, उस्मान गुजार के होते हुए कुछ भी हो सकता है। उस्मान गुजार सरकार मुझे एक बात बताए, पंजाब बीच में उस्मान गुजार को गाना लगा ले, और नैब ने तो चीजें पंजाब गवर्नमेंट के हवाले की थी। घर जो था पंजाब गवर्नमेंट के हवाले था, वहां से गाड़ियां गायब हो गई। यहाँ पे 2 डिप्टी कमिश्नर हैं, ये उस्मान बुज़दार साहब को ये तो बाबर साहब आप अजीब ही बात कर रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब के होते हुए कोई और बंदा इसहाक डार बन के आ जाएगा। खैर ये जाने दें, ऐसे तो खैर नहीं हो सकता। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे। ऐसे साहब, बाबर साहब बहुत शुक्रिया, कल फिर से हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।